मस्त मज़े में। ठीक है, आवाज़ कम आ रही है अभी भी, आवाज़ अभी भी कम है थोड़ी सी। उधर फर्स्ट नंबर पे, हाँ ये, हेलो, अभी ठीक है ना? चलिए, एक थोड़ा सा, ये आपको दिख ही रहा है, आरएस प्री का जो पेपर है, आरएस प्री के पेपर के लिए हमारे उत्कर्ष क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आज शाम को लाइव क्लास है सर की। नाम तो सुना होगा, राजवीर सर, राजस्थान इतिहास बहुत अच्छे ढंग से, आरएस का पेपर जो सर लेते हैं ना, आरएस के अंदर हिस्ट्री का बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। राजस्थान का इतिहास जो है, इतिहास के अंदर आज शाम को आरएस प्री के हिसाब से अच्छे सवालों के साथ में, है ना, सर इन व्याख्या सहित जो है आपके साथ में लाइव रहेंगे। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये आरएस प्री के लिए, लेकिन राजस्थान जीके में ज़रूरी नहीं है कि आरएस प्री कांस्टेबल, राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दो, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक, हर एग्ज़ाम के लिए आपके जो है ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो सर की जो ये क्लास है आज शाम को, सारे विद्यार्थी इसको लाइक तो करना ही करना है, साथ में शेयर करना है, और हर विद्यार्थी इस क्लास के अंदर आपके जो है उपस्थित रहेगा, है ना। हर को मतलब सारी क्लास पूरी देखनी है। सवाल का पैटर्न क्या रहता है, सवाल कैसे बनते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनका सवाल क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बन रहे हैं, ये सारा विश्लेषण आपको करना है। और साथ ही साथ में सर जो बता रहे हैं उसका भी विश्लेषण करना है कि सवालों का पैटर्न क्या है, सर कैसे बता रहे हैं। और साथ साथ में संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लाइक और शेयर भी साथ साथ में करना है। करोगे ना सब लोग? बिल्कुल सब उपस्थित रहोगे? कौन कौन नहीं रहेगा, ऐसा कोई है क्या? बड़े गर्व से हैं, सभी को रहना है, ठीक है ना। क्लास को देखनी है और शेयर भी करना। धन्यवाद। क्या हुआ? ऑनलाइन उत्कर्ष क्लासेस के सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर क्लास है शाम को, है ना। सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होगी राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास के अच्छे सवाल जो एग्ज़ाम में बनने की जिनकी संभावना रहती है, तो आप पढ़ो ना। पढ़ने का भाई ऐसा तो नहीं है आरएस प्री के अंदर ही पूछेंगे, हर एग्ज़ाम के अंदर सवालों का पैटर्न, सारी जानकारी अच्छे ढंग से, तो सारे विद्यार्थी इसके अंदर उपस्थित रहें, ठीक है। चलो जोर से बोल। लाइव रहना है क्या? रिकॉर्डिंग मिलेगी? यूट्यूब पे क्लास है, यूट्यूब पे है। चलो, और ये लाइव वाले विद्यार्थी भी, है ना, जो भी लाइव जुड़े हो, आप भी जरूर शाम को जुड़ना है ना इन क्लास के ऊपर। चलो आगे बढ़े अपन। क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। जलवायु के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी ऋतु पढ़ी थी? ग्रीष्म ऋतु। फिर कौन सी ऋतु पढ़ रहे थे? वर्षा ऋतु। पढ़ रहे थे अपन दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा, एक तो कौन सी थी आपकी? अरब सागर की शाखा, और दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। लास्ट में दोनों शाखाओं को राजस्थान लेके पहुँचे थे। दोनों शाखाएं राजस्थान पहुंच रही थी, और राजस्थान पहुंचने के बाद में दोनों ही शाखाओं से राजस्थान में बारिश हो रही थी। राजस्थान का मैप जो है हमारा लास्ट पोर्शन था, उस मैप की कुछ थ्योरी थी जिसको अपने लिखना था, तो अभी लिखना शुरू करो। कल जो लास्ट में
मैप बनाया था उसी के आगे लिखना शुरू कर दो। लिख लो राजस्थान में औसत बारिश के दिनों की संख्या, आ रही है लास्ट में लिखना भाई, रजिस्टर निकाल और लिखना शुरू कर। राजस्थान में औसत बारिश के दिनों की संख्या, कितने दिन बारिश होती है? उनतीस दिन। कितने दिन है आपकी? औसत बारिश के दिनों की संख्या कितने दिन है आपकी? 29 दिन। यूट्यूब पर क्लास होगी, है ना। नेक्स्ट आगे लिखो, औसत बारिश के दिनों की संख्या कितने दिन है आपकी? 29 दिन। फिर लिखो सर्वाधिक बारिश वाला जिला, सर्वाधिक बारिश वाला जिला कौन सा है आपकी? झालावाड़। ब्रैकेट में लिख देना 40 दिन। झालावाड़ में औसत एक साल में कितने दिन बारिश होती है आपकी? 40 दिन। फिर नेक्स्ट लिख लो सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, सर्वाधिक बारिश वाला स्थान माउंट आबू, 48 दिन। सर्वाधिक बारिश वाला स्थान माउंट आबू, कितने दिन बारिश होती है? एक साल में 48 दिन बारिश होती है। नेक्स्ट आगे लिखो, न्यूनतम बारिश वाला जिला, न्यूनतम बारिश वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम बारिश वाला जिला जैसलमेर, 5 दिन। न्यूनतम बारिश वाला जिला कौन सा आपकी? जैसलमेर। कितने दिन बारिश है आपकी? न्यूनतम बारिश वाला स्थान, नेक्स्ट, न्यूनतम बारिश वाला स्थान कौन सा है आपकी? सम। कहाँ पड़ता है सम आपकी? जैसलमेर, 0 डेज। जीरो दिन ना के बराबर होती नहीं है। एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, बारिश वाला दिन बारिश वाला दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा। बारिश वाला दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा। जिस दिन कम से कम कितनी बारिश होगी? 0.25 सेंटीमीटर। भाई बारिश उमड़ दुमड़ के बादल आगे, 2-4 छांटे पड़ी, बादल आगे खिसक गए, बारिश वाले दिन में काउंट थोड़ी करेंगे। बारिश वाला दिन वही काउंट होगा जिस दिन कम से कम 0.25 सेंटीमीटर क्या होगी? आपके बारिश होगी। ठीक है। वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी यंत्र कौन सा आपके? रेनोमीटर। वर्षा मापी यंत्र कौन सा है आपके? रेनोमीटर।
वर्षा मापी यंत्र रेनोमीटर। सर यूट्यूब पर किस कोर्स के बारे में बात होगी? यूट्यूब पर राजस्थान इतिहास के सवालों पर चर्चा होगी, ठीक है। वर्षा मापी यंत्र कौन सा है? रेनोमीटर। नेक्स्ट आगे लिखो, लिखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है आपकी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है आपकी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक और लिखो फिर बताता हूँ, लिखो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है, अर्थात राजस्थान को दो भागों में बांटती है। सर सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक भाग कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना। पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है, अर्थात राजस्थान को दो भौतिक भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटेगी आपकी? दो। अब देखो यहाँ से ये कॉमनली लाइन कोई टेढ़ी लाइनें नहीं है, हर जगह लिखी हुई मिल जाती है और सिंपल लाइनें हैं। मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सा? 25 सेंटीमीटर। और अरावली के समांतरी या राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है? 50 है। एग्जाम में एक बार सवाल पूछा था, राजस्थान के अंदर मरुस्थल को दो भागों में या मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? सबके दिमाग में क्या था? 25। सबके दिमाग में क्या था? 25। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर 25 लिख के आगे सेंटीमीटर नहीं लिख के mm लिख दिया। ऑप्शन में क्या लिख दिया आपके? मिलीमीटर। mm लिख दिया। अब mm लिखे ऐसी कंडीशन में राइट क्या होगा? 250 mm। क्या राइट होगा आपके? 250 mm। वैसे राजस्थान को दो भागों में ये भी पूछा गया, लेकिन 50 सेंटीमीटर नहीं लिखे क्या लिख दिया? 500 mm। तो ऐसी कंडीशन में राइट क्या होगा? तो ध्यान रखना एग्जाम के अंदर हमेशा जब भी सिंपल सवाल, बिल्कुल साधारण सवाल दिखे ना, उसको थोड़ा गौर से पढ़ के फिर उसको सॉल्व करना, क्योंकि एग्जामिनर जब भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल देता है वहाँ कुछ न कुछ गूगली ज्ञान होती है क्लीन बोल्ड करने के लिए। और साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें आते हुए सवाल, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आते हुए सवाल जिसको अपन 100% कभी गलत नहीं कर सकते, ऐसे सवाल 1 से 2 सवाल एग्ज़ाम के अंदर गलत करके आते हैं। या तो गोला गलत भर के आएंगे, या फिर अपन जो है सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं सवाल को और उसकी वजह से गलत करके आएंगे। कैसे भी हो, लेकिन 1 से 2 सवाल क्या करके आएंगे? इसकी वजह से गलत करके आएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के अंदर बड़े संयमशीलता ढंग से एग्ज़ाम को देना होता है, माइंड को बहुत स्थिरनेस रख के फिर एग्ज़ाम देना होता है। और जब भी बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ लेंगे, ज़रा गौर जरूर फरमाना उसके ऊपर, 5-10 सेकंड 30 सेकंड उसको ज़रूर देना कि ये कुछ गलत मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। और वहाँ हाथों हाथ मिस्टेक कई बार पकड़ भी लेते हैं अपन, हाँ इसमें ये कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो राजस्थान में बारिश की मात्रा, राजस्थान में बारिश की मात्रा घटती है
राजस्थान में बारिश की मात्रा घटती है। किधर घटेगी आपकी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे राजस्थान के अंदर बारिश की मात्रा में कमी होती जाएगी। लिख लो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। लिख लिया सबने? आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना। लिखो, राजस्थान में, एक लाइन छोड़ के, राजस्थान में बारिश कम होने का कारण। राजस्थान में बारिश कम होने का कारण। क्या कारण है कि राजस्थान में बारिश कम होती है? इसके 2-3 कारण हैं। पहला पॉइंट बना के लिखो इसका। राजस्थान में बारिश कम होने का पहला कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का अरावली पर्वत श्रृंखला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना। अरावली पर्वत श्रृंखला का अरब सागरीय मानसून के समांतर अरावली पर्वत श्रृंखला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना। अरावली पर्वत श्रृंखला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना। बताया था ना मैंने, अरब सागर का मानसून अरावली के समांतर होते हुए क्या हो जाता है? आपके आगे बढ़ जाता है। दूसरा कारण लिखो, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान पहुंचने से पहले ही राजस्थान पहुंचने से पहले ही अपनी आर्द्रता बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान पहुंचने से पहले ही अपनी आर्द्रता गंगा के मैदानी भागों में समाप्त कर चुका होता है। गंगा के मैदानी भागों में अपनी आर्द्रता समाप्त कर चुका होता है। ठीक है। तीसरा लिखो, मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर पहुंचती है, मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर पहुंचती हैं, मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर पहुंचती हैं तो वहाँ की गर्म हवाएं इसकी आर्द्रता को घटा देती है। वहाँ की गर्म हवाएं इसकी आर्द्रता को
घटा देती है, वहाँ की गर्म हवाएं इसकी आर्द्रता को घटा देती है तथा उस क्षेत्र में किसी प्रकार का पर्वतीय अवरोध भी नहीं है, किसी प्रकार का पर्वतीय अवरोध भी नहीं है। किसी प्रकार का पर्वतीय अवरोध भी नहीं है। क्लियर सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान के अंदर बारिश कम होने के कारण, तो राजस्थान में बारिश कम होने के कितने कारण हो गए आपके? 3 कारण। पहला कारण अरावली की लोकेशन, अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागरीय मानसून के क्या है? समांतर है, उसकी वजह से मानसून आगे बढ़ जाता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से दूरी बहुत ज़्यादा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान पहुंचने से पहले ही पीछे आपके गंगा के मैदानी भागों में अपनी आर्द्रता को समाप्त कर चुका होता है। तीसरा, यदि ये हवाएं राजस्थान पहुंचती भी है तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो गर्म हवा इसकी नमी को सुखा देती है, जिसकी वजह से बारिश नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ में किसी प्रकार का उस क्षेत्र में अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई पर्वतीय अवरोध भी नहीं है। इन तमाम कारणों की वजह से ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान में बारिश कम होती है। क्लियर सबके? नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। देखो, राजस्थान में बारिश की नवीन प्रवृत्ति, राजस्थान में बारिश की नवीन प्रवृत्ति, राजस्थान में बारिश की नवीन प्रवृत्ति, राजस्थान में बारिश की नवीन प्रवृत्ति। ये क्या कह रहा है सर? दूसरी लाइन वापस समझाओ। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आने से पहले, यही थी ना दूसरी लाइन? राजस्थान पहुंचने से पहले हिमालय के सारे आगे बढ़ता है, तो गंगा के मैदानी भाग जो पीछे वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी वगैरह उन क्षेत्रों में अपनी आर्द्रता कम कर देती है, सुखा देती है। इसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। इसकी जगह कई बार ऐसे भी लाइन लिखी हुई मिल जाती है, समुद्र तट से दूरी। भाई राजस्थान के समुद्र तट से दूरी है, इसकी वजह से भी राजस्थान में बारिश क्या होती है आपकी? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो। राजस्थान में बारिश की नवीन प्रवृत्ति, नवीन प्रवृत्ति में लिखो लाइन, फिर बता देता हूँ। लिखो, सिंचाई विभाग के आकलन से, सिंचाई विभाग के आकलन से स्पष्ट होता है सिंचाई विभाग के आकलन से स्पष्ट होता है, सिंचाई विभाग के आकलन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बारिश की मात्रा में वृद्धि हुई है, बारिश की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ तथा मेवाड़ क्षेत्र जहां अत्यधिक बारिश होती थी, मेवाड़ क्षेत्र जहां अत्यधिक बारिश होती थी, अब कमी दर्ज हुई है।
ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया सवाल है ये। अब कमी दर्ज हुई है। मेवाड़ क्षेत्र जहाँ अत्यधिक बारिश होती थी, अब कमी दर्ज हुई है। इस लाइन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पहले भी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पहले भी बारिश कम होती थी, अभी भी कम ही होती है, लेकिन पहले की तुलना में हल्की सी क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। मेवाड़ क्षेत्र जहाँ पहले भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में हल्की सी क्या है, आपकी कमी है। बात आ गई समझ में। ये आपकी नवीन सिंचाई विभाग का कुछ आकलन है, विश्लेषण है। बाकी अपने पीछे वाला राजस्थान में वर्षा ऋतु का। अब इसके अलावा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अपन देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना। अभी ऋतुएं पढ़ रहे हैं, तो हमारी ऋतुओं में सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी ऋतु पढ़ी थी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी हो गई, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के नेक्स्ट आगे अब कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। तो हेडिंग डालो, लिखो शीत ऋतु। शीत ऋतु। शीत ऋतु में ज़्यादा कुछ नहीं है। शीत ऋतु, वैसे शीत ऋतु का प्रारंभ कहाँ से है आपकी, शीत ऋतु क्या हुआ, शीत ऋतु मौसम विभाग भारत सरकार ने इसको दो भागों में बांटा। एक तो कौन सा आपकी मानसून प्रत्यावर्तन काल, मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा है, मानसून प्रत्यावर्तन काल आपके अक्टूबर एंड नवंबर। इसको क्या बोलते हैं अपन, लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून है आपकी, इस समय हमारे यहाँ पर गुलाबी ठंड पड़ती है। गुलाबी ठंड का आभास होता है, अरे एकदम दिवाली के आसपास। गुलाबी ठंड का समय कौन सा है, दीपावली के आसपास गुलाबी ठंड है इस समय। अब गुलाबी ठंड गुलाबी नहीं है ना। इसका मीनिंग ये है कि अपने हल्की हल्की ठंड का आभास है। आपने क्या ना, हावती ठंड है ना, उसके बाद में भयंकर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। जो अच्छी लगे अपन को सर्दी, वो वाली सर्दी जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुलाबी ठंड। और फिर अपन को अच्छी नहीं लगेगी, कौन सी आपकी शीत ऋतु वाली, भयंकर क्या पड़ेगी, आपकी ठंड पड़ेगी। ये आपकी शीत ऋतु वाली दिसंबर से शुरू होगी, फरवरी तक चलेगी। वैसे ये शीत ऋतु भयंकर जो कड़ाके की ठंड है ना, वो दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने हैं। 2 महीने में क्या पड़ती है फिर भयंकर ठंड। फरवरी में तो फिर धीरे धीरे वापस ठंड का दौर कम हो जाता है। ठीक है, लिखो शीत ऋतु। क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, तू ही बोल सकता, और कौन बोलेगा। हाँ,
लिख लिया सबने? अब नेक्स्ट, शीत ऋतु में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो शीत ऋतु में आपकी हवाओं की दिशा चेंज होती है, शीत ऋतु में हवाओं की दिशा बदलती है। दूसरा, राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। दो चीज़ें हैं, हवाओं की दिशा चेंज होगी और मावट। तो दोनों को देख लेते हैं। लिखो, पहले लिखो, इसमें बाद में समझेंगे, है ना। ये पहले लिखोगे, बाद में समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखो, शीत ऋतु। राजस्थान में शीतकाल का प्रारंभ राजस्थान में शीतकाल का प्रारंभ राजस्थान में शीतकाल का प्रारंभ सूर्य के दक्षिणायन के साथ, सूर्य का दक्षिणायन व, दोनों पॉइंट साथ में लिख लो, सूर्य का दक्षिणायन व मानसून प्रत्यावर्तन के साथ प्रारंभ होता है। राजस्थान में शीतकाल का प्रारंभ सूर्य के दक्षिणायन व मानसून प्रत्यावर्तन के साथ प्रारंभ होता है। इससे तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप वायुदाब बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप वायुदाब बढ़ने लगता है। हाई प्रेशर सिस्टम विकसित होना शुरू होता है। परिणाम स्वरूप वायुदाब बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप वायुदाब बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुदाब बढ़ने के कारण राजस्थान में हवाओं की दिशा बदल जाती है। वायुदाब बढ़ने के कारण राजस्थान में हवाओं की दिशा बदल जाती है। राजस्थान में हवाओं की दिशा बदल जाती है। शीतकाल, नेक्स्ट पॉइंट, शीतकाल में ये कौन है? सर आप सीधा वर्गीकरण पे आ जाओ, बीच में छोड़ दें सारे हैं। कोई नहीं, आ जाएंगे, वर्गीकरण बहुत जल्द आने वाला, चिंता ही मत करो। क्या लिखा? शीतकाल में राजस्थान में हवाएं, शीतकाल में राजस्थान में हवाएं उत्तर पूर्व से, शीतकाल में राजस्थान में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। शीतकाल में राजस्थान में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। यह हवाएं हिमालय की तरफ से आने के कारण, यह हवाएं हिमालय की तरफ से आने के कारण ठंडी होती है।
ये हवाएं हिमालय की तरफ से आने के कारण ठंडी होती है, जिससे राजस्थान शीतलहर के प्रभाव में आ जाता है। जिससे राजस्थान शीतलहर के प्रभाव में आ जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है ना सर्दियों में राजस्थान में, जिससे राजस्थान शीतलहर के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1-2 पॉइंट लिख लो, फिर समझाता हूं इसको। लिखो, शीतकाल में उत्तरी राजस्थान का औसत तापमान, शीतकाल में उत्तरी राजस्थान का औसत तापमान डैश करके लिखो 12 डिग्री सेल्सियस। 12 शीतकाल में उत्तरी राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है आपकी? 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी राजस्थान का औसत तापमान, दक्षिणी राजस्थान का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। दक्षिणी राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है आपकी? 16। मध्यवर्ती राजस्थान का औसत तापमान, मध्यवर्ती राजस्थान का औसत तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखो, माउंट आबू का औसत तापमान, माउंट आबू का औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, ओनली फॉर 7 डिग्री। माउंट आबू का औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। ये तो मैंने लिखा है ना, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु के साथ में लिखा दिया था माउंट आबू, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का बरखोयास। बरखोयास जगह का है रूस के अंदर, जहाँ का तापमान -69 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो अपने राजस्थान है, ये जो अपने पृथ्वी है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कौन सी रेखा आपकी? मकर रेखा। देखना इधर, ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इधर कौन सी है आपकी? भूमध्य रेखा। इधर कौन सी है आपकी? मकर रेखा। ठीक है, 21 जून को सूर्य का सीधापन कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य, अरे हुक्म 23 सितंबर को सूर्य का सीधापन कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। फिर 22 दिसंबर को सूर्य का सीधापन कहाँ है? मकर रेखा पर। वापस 21 मार्च को कहाँ पर है? यहाँ पर। यही था। अब आप इसमें देखोगे सूर्य का सीधापन तो अपने यहीं पर घूम रहा है,
सूर्य का सीधापन यहीं पे घूम रहा है। अपन बात शीत ऋतु की करें, राजस्थान में शीत ऋतु की बात करें तो सितंबर का लास्ट टाइम है 23 सितंबर। कब है 23 सितंबर? आज ही है। आज सूर्य का सीधापन कहाँ है? आज के बाद सूर्य का क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। सूर्य का सीधापन आज यहाँ पर है। अब सूर्य का सीधापन यहाँ, अब आगे जो है पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो राउंड कर रही है ना, ये आपके जैसे माना कि सूर्य देव है। आज लोकेशन यहाँ पर है, इधर सूर्य है और इधर क्या है? आपकी पृथ्वी है। जिस समय हमारे यहाँ गर्मी होती है उस समय पृथ्वी की लोकेशन यहाँ होती है। जिस समय हमारे यहाँ भयंकर ठंड पड़ेगी उस समय पृथ्वी की लोकेशन यहाँ चली जाएगी और 21 मार्च को वापस लोकेशन यहाँ आ जाएगी। बात आ गई समझ में? अब पृथ्वी की लोकेशन यहाँ पर है, आज की तारीख में लोकेशन है और राउंड ये ऐसे ही हो रहा है, ये फिक्स राउंड, ऐसा नहीं कि आप ऐसे राउंड कर दो, ये आपके ऐसे राउंड कर रही है। तो सूर्य का सीधापन यहाँ है। अब सूर्य का क्या होगा? दक्षिणायन होगा। सूर्य का सीधापन कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू होगा, अर्थात सूर्य का क्या हो गया? दक्षिणायन। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकना शुरू हो गया। अब जैसे ही सूर्य इस बेल्ट में सीधा चमकेगा तो इस क्षेत्र में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। इस बेल्ट में गर्मी पड़ेगी तो इस बेल्ट में क्या पड़ेगा? आपके ठंड पड़ेगी। यानी भारत की जो लोकेशन है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ पर आपकी किसकी लोकेशन है? हिमालय। इधर कौन सा आपकी? हिमालय है। अब पृथ्वी के इस क्षेत्र में, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध, इस क्षेत्र में सूर्य का सीधापन होगा। तो सीधापन होगा तो इस क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो कैसा प्रेशर बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम विकसित होगा। जैसे निम्न दाब इस क्षेत्र में बनेगा तो हवाओं की दिशा क्या होगी? चेंज होगी। भाई हवाओं का हमेशा सिस्टम क्या है? हवाएं किधर चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ेगी। तो हवाओं का जैसे ही आपके रूट चेंज होगा तो हवा अपने लो प्रेशर इधर है, हवाएं इधर से, जैसे इधर ठंड पड़ेगी इधर हाई प्रेशर होना बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर लो प्रेशर बनेगा। तो हवाएं की दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी, यहाँ से जिस रूट में जा रही थी वापस उसी रूट में आना शुरू हो जाएगी। ये हवाओं की दिशा हो जाएगी। ये हवाओं की दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व। ये इधर से ऐसा नहीं धरातल पे चलेगी, इधर समुद्र से भी आएगी। ये हवाओं की दिशा आपके ऐसे हो जाएगी। अब ये हवाएं इस तरीके से चलेगी तो हिमालय की तरफ से जब हवाएं पहुंचेगी, हिमालय ठंडा है, ठंडी हवाएं हिमालय से ठंडी ठंडी हवाएं आगे बढ़ना शुरू होगी। इसकी वजह से राजस्थान में क्या, ये आपके इधर हिमालय की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और इसकी वजह से राजस्थान किसके प्रभाव में आ जाता है? शीतलहर। राजस्थान में भयंकर क्या पड़नी शुरू हो जाती है? आपके ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। राजस्थान में ठंड पड़ेगी। अब देखो यहाँ से तो आपकी शुष्क हवाएं आ रही है, ये शुष्क हवाएं राजस्थान शीतलहर के प्रभाव में आएगा। आप लोगों ने सुना होगा भारत के अंदर लौटते हुए मानसून की बारिश होती है। लौटते हुए मानसून की बारिश होती है ना, लौटते हुए मानसून की बारिश यहाँ पर होती है। लौटते हुए मानसून की बारिश कोरोमंडल तट पे होती है, ये कोरोमंडल तट है। अब लौटते हुए मानसून की बारिश किस लिए बोलते हैं? जब बारिश आता तब ये पवनों की दिशा ये होती है ना। अब वापस पवनों की दिशा क्या हो गई? उल्टी हो गई। जिस दिशा में आई थी वापस उसी दिशा में लौट रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। अब लौटते हुए मानसून की इधर से आए तो इधर तो कोई अपने समुद्र है नहीं, ठंडी हवा आती है, शुष्क हवा, लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है। तो बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेती है, नमी ग्रहण करके यहाँ पर कोरोमंडल तट पे फिर क्या होती है? आपकी बारिश होती है। इसलिए लौटते हुए मानसून की बारिश कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। राजस्थान में लौटते हुए मानसून की बारिश नहीं होती है। बात आ गई समझ में? दूसरा लाइव कमेंट आ रहा है, दक्षिणायन उत्तरायण की अवधि बताओ सर। दक्षिणायन और उत्तरी निकाल देना, ये तारीखें पड़ी है ना बीच में। उत्तरायण और दक्षिणायन में होता क्या है? 23 सितंबर से वापस 22 दिसंबर तक ये पूरा क्या रहेगा? दक्षिणायन रहेगा। यहाँ से दक्षिणायन के अंदर वापस 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणायन ही है पूरा। फिर वापस क्या होगा? उत्तरायण। उत्तरायण का मीनिंग है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना। उत्तरी गोलार्ध की तरफ चमकेगा तो उत्तरायण हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो क्या हो जाएगा? आपके दक्षिणायन हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। यही लिखा अपन ने, जो लिखा वो समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने कहा इसको पहले लिखें, बाद में समझे तो ठीक समझ में आएगा। बात आ रही है समझ में? इसलिए पहले लिखा है मैंने। चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा, राजस्थान में क्या होती है आपकी? मावट। नेक्स्ट हेडिंग डाल लिखो, मावट। लिखो मावट।
सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं आपके? अब इसको मावट क्यों कहते हैं? मावट क्यों कहते हैं? अरे इसको मावट राजस्थान में कहते हैं, आप बाहर मत जाना, है ना। पूरे भारत में इसको मावट नहीं कहते हैं। कहीं पर भी दूसरी जगह जैसे जाएंगे ना, जो कहेंगे भूमध्य सागरीय चक्रवात से, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो रही है, उत्तर पश्चिमी मानसून से बारिश हो रही है। मावट हम लोग राजस्थान में बोलते हैं, ये राजस्थान की स्थानीय लैंग्वेज में बोलते हैं। राजस्थान के अंदर ये बारिश जो है माघ के महीने में ज़्यादा होती थी। कौन सा महीना? माघ के महीने भयंकर ठंड पड़ती है ना, उस समय क्या होती है? बारिश। माघ के महीने में बारिश होने के कारण इसको क्या बोलते थे? मावट। यही कारण था और कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। अब ये मावट होता किसकी वजह से है? भूमध्य सागरीय चक्रवात। कौन सा चक्रवात आपकी? भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। दूसरा, इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी विक्षोभ। इसी को बोलते हैं आपकी उत्तर पश्चिमी मानसून। भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी मानसून। क्लियर सबके? देखो इधर ये माउट होती कैसे, इसको देखना। ये अपने लोकेशन है यूरोप की। कौन सी लोकेशन है? इधर है आपकी अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है आपकी? इधर आपके एक सागर है लाल सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाले बीच में एक इधर नहर भी है। क्या नाम है इसका? स्वेज नहर। कौन से देश में है? स्वेज नहर कहाँ है आपकी? मिस्र में। विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछे तो यही है। कौन सी नहर है आपकी? स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई 165 के आसपास है। अब शायद थोड़ी बहुत और बढ़ गई होगी। अब ये मत कहना साहब इंदिरा गांधी नहर तो हमारे इससे भी बड़ी है, 649 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपके सिंचाई और पेयजल नहर है, ये सामुद्रिक नहर है। ये कौन सी नहर है आपके? आपने स्किल नहर, पनामा नहर, सू नहर, है ना, स्वेज नहर, इन नहरों में सबसे लंबी कौन सी है आपकी? यही। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इधर आपकी भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, दोनों को जोड़ने वाले कौन सी नहर है? स्वेज नहर। ये स्वेज नहर आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध है। अपने भारत की लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ भारत की लोकेशन है। यूरोप और भारत की दूरी लगभग आपके 7 से 9,000 किलोमीटर के बीच में कम हुई। अलग अलग तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 7,000 से 9,000 के बीच में कम हो गई। और कम अब कोई भारत कोई नज़दीक थोड़ी पहुंचा, दूरी कम, सामुद्रिक जलमार्ग से दूरी कम हुई है। पहले यूरोप से जो जहाज़ रवाना होते थे ना, यहाँ से जहाज़ रवाना होते थे इस रास्ते, यहाँ एक जलमार्ग है कैप जलमार्ग। एक चीज़ और जानकारी के लिए बता देता हूँ, वास्को डिगामा भारत पहुँचा था। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा भारत किस जलमार्ग से आया था? कैप जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग था? कैप जलमार्ग। यहाँ जलमार्ग से होते हुए पूरा अटलांटिक महासागर पूरा लगभग कवर करके अफ्रीका के बिल्कुल पास में उससे होते हुए फिर इधर हिंद महासागर होते हुए जहाज भारत पहुँचते थे, जब स्वेज नहर नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ एक जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि जो स्पेन मोरक्को को अलग करती है। यहाँ से निकल के भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, सीधे जहाज। ये अपने शॉर्टकट रास्ता हो गया। 7 से 9,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई आपकी? कम हो गई। तो भारत के लिए तो फ़ायदा ही है ना, ये अपने बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखो
अपन को लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, यहाँ से किसी प्रकार कोई चक्रवात उठता है, यहाँ से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात को जिधर लो प्रेशर होता है उस तरफ आगे बढ़ना होता है, लेकिन जैसे ही चक्रवात की उड़ता है ना, उसी दरमियान उसी क्षेत्र में एक पवन चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। कौन सी पवन है आपकी? जेट स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन। ये पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन किधर चलेगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये पश्चिम की तरफ से उठा के इसको आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। कौन सी पवन है आपके? पश्चिम जेट स्ट्रीम। कौन सी पवन है? पश्चिम जेट स्ट्रीम। ये पश्चिम जेट स्ट्रीम इसको उठा के इस तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर देती है, और आगे बढ़ा के बीच में कोई भी अवरोधक क्षेत्र नहीं है, इसको आगे खींच के आगे की तरफ और आगे बढ़ाएगी। सऊदी अरब, ईरान, इराक होते हुए ऊपर से, है ना, पाकिस्तान होते हुए इसको खींच के भारत तक लेके आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट गेट में सवाल पूछा था, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भाई लोकेशन तो बहुत दूर है, सवाल ही खड़ा नहीं होता कि इधर पहुंच जाए। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, इसको पश्चिमी विक्षोभ इसलिए बोलते हैं, भारत की लोकेशन इधर है, भारत के पश्चिम में से कोई भी विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब चक्रवात, कोई भी विक्षोभ उड़ता है, चाहे भूमध्य सागर से उड़ता तब इसको भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं, चाहे लाल सागर से इन क्षेत्रों से आपके उठेगा तो उसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। यहाँ से उठा के कौन सी पवन लेके आ जाती है? पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन। ये इसको उठा के भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक लेके आएगी, और भारत के अंदर फिर यहाँ पहुँचा के बारिश होगी। यहाँ आपके क्षेत्र हैं राजस्थान, राजस्थान के ऊपर कौन सा? पंजाब, इधर कौन सा? हरियाणा, हरियाणा, इधर कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ये यहाँ आके फैल जाती है इधर, ठीक है ना, यहाँ के फैल के फिर इस क्षेत्रों में क्या होती है? आपकी बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मावठ की बारिश होती है वो पंजाब में होती है। सर्वाधिक मावठ कहाँ होती है? सर्वाधिक कहाँ होती है आपकी? पंजाब में। अब राजस्थान में होगी तो राजस्थान का भी कौन सा क्षेत्र कवर होता है ज़्यादातर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपकी? राजस्थान में मावठ की बारिश उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक होती है। राजस्थान में मावठ की बारिश किस भाग में ज़्यादा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में क्या होती है आपकी? ज़्यादा। आप लोगों ने सुना होगा गंगानगर में भयंकर मावठ होती है, सर्दियों में बारिश हो रही है, बीकानेर में हो रही है, फलोदी में हो रही है, जैसलमेर में हो रही है। बहुत कम सुना होगा, रेयर चांस में झालावाड़ में सर्दी में बारिश हो रही है, या बांसवाड़ा के अंदर मावठ हो रही है। अलग बात है, कभी एक बार बड़ा चक्रवात होता है, यूपी वगैरह घूम के आ जाता, कई बार हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता। मतलब ज़्यादातर कहाँ होगा? राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में जितनी भी बारिश होती है उसका लगभग 5 से 10% बारिश राजस्थान में इससे हो जाती है। राजस्थान की बारिश नहीं, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बारिश का 5 से 10% बारिश किससे हो जाती है? मावठ से हो जाती है। किससे होती है आपकी? मावठ। ये जो मावठ है ना, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है आपकी? मावठ की बारिश रबी की फसल के लिए मावठ की बारिश रबी की फसल के लिए क्या है आपके? लाभदायक है, अर्थात इसका एक एक बूंद मोती है। गेहूं के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। गेहूं के लिए क्या बोलते हैं आपकी? अमृत बूंद। लेकिन ध्यान रखना, अमृत बूंद तब होता है जब फसल कच्ची होती है। अपने राजस्थान में कहावत है ना, बेड़ा रबाई बड़ा मोती नीपजे। समय पे किया हुआ, समय की बारिश काम की है। बाकी राजस्थान के अंदर मावठ, हमारा तो राजस्थान के लोगों का कुछ किस्मतिक पता नहीं, ऐसे ही रहता है। कई बार इसका भयंकर नुकसान भी हो जाता है। अपन को एग्ज़ाम के अंदर नुकसान नहीं करके आना है। किसी के व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो भी गया है ना, तो एग्ज़ाम में और नुकसान मत कर देना कि साहब मेरे नुकसान हुआ था, मावठ की बारिश को ठोको नुकसानदायक, है ना। गेहूं की फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। और गेहूं है, जौ है, चना है, बड़ी बड़ी फसलों के लिए लाभदायक है। विशेष फसलों में देखें तो जीरा के लिए नुकसानदायक है।
इस सब के लिए नुकसानदायक है। अरे है या नहीं है? सौंफ के लिए भयंकर नुकसानदायक है, जिसको अपन बिराली बोलते हैं, उसके लिए आपकी क्या है? नुकसानदायक है। लेकिन गेहूं के लिए क्या है? लाभदायक। लेकिन लाभदायक गेहूं के लिए भी उस समय है जब राजस्थान के अंदर गेहूं की फसल कच्ची होती है ना, जब सर्दियों में। लेकिन हमारे यहाँ तो सहयोग ऐसा सेट होता है, मावठ की बारिश, भूमध्य सागरीय चक्रवात उस समय पहुँचता है जिस समय फसल पक के तैयार होती है। गेहूं की हम सोच रहे हैं कि कल परसों कटिंग शुरू करेंगे, और इधर से आता चक्रवात, एकदम ठोक करते होती है बारिश, सब गेहूं आडा। होता है नहीं होता? ऐसा होता है ना ऐसा। और कई बार तो इतना भयंकर सहयोग सेट होता है कि हम लोगों ने गेहूं की कटिंग कर ली, गेहूं की कटिंग कर ली, मशीन बुला ली, थ्रेसर मशीन बुला ली कि कटिंग अपन जो है गेहूं निकालेंगे, और कल सुबह ही जल्दी 4 बजे, और रातों रात आके पड़ता है जो भयंकर होती है एकदम बारिश, और वह पूरा सब पानी में तिरना हो जा, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी के व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ है तो अपने एग्जाम के अंदर नुकसान मत करके आना, क्या करना है अपने लाभदायक। तो मावठ की बारिश रबी की फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। गेहूं के लिए क्या है? गोल्डन ड्रॉप है। बात आगे समझ में? यही आपके क्या है? मावठ। तो वापस देख लो, मावठ की बारिश, सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं? मावठ। आता कहाँ से है? भूमध्य सागरीय चक्रवात, या पश्चिमी विक्षोभ, या उत्तर पश्चिमी मानसून, तीनों एक ही है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होती है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। इसको भारत या राजस्थान तक पहुंचाने में मुख्य योगदान किसका है? पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन का। राजस्थान पहुंच के बारिश होती है, भारत में भी होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब के अंदर। राजस्थान के किस भाग में ज़्यादा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। गेहूं के लिए आपकी गोल्डन ड्रॉप, रबी की फसल के लिए लाभदायक। कौन सी आपकी? मावठ। खत्म बात, लिखो मावठ।
ये क्या हुआ भाई, इसकी क्लास नहीं चल रही है क्या? चेक कर तो। हो गया सबके? आगे बढ़े भाई। ये राजस्थान में कौन सी ऋतु थी? शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु भी हो गई, और ये कौन सी ऋतु हो गई आपकी? शीत ऋतु। और बढ़े अपन आगे। नेक्स्ट, अब एक लाइन छोड़ के आगे लिखो। ये तो पूरा अलग है, ये तो सर्दियों में आता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये पूरा तंत्र है इधर से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो क्या सोच रहा है इसको दक्षिण पूर्व बोले यूँ? ये तो इसी क्षेत्र में होती है ओनली, आगे नहीं बढ़ता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो राजस्थान। अब एक लाइन छोड़ के लिखना। राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। टोटल 7 कारक है। कितने कारक हैं आपके? यहाँ से अपने एग्जाम में जो सवाल बनता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, या फिर कौन कौन से करते हैं? टोटल कितने कारक हैं आपके? 7 हैं। कितने कारक हैं आपकी? 7। एक एक करके सारे लिख लो। 1 नंबर डाल के लिखो, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक कौन सा है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। दूसरा लिखो, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तट से दूरी।
समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति, धरातलीय संरचना, धरातलीय स्थिति है ना, मिट्टी की संरचना, और वनस्पतिक तत्व, ये 7 कारक है। लिख लो पहले इसको। अब देखो इधर, लिख तो लिया सबने? हाँ लिखो पहले। अब देखो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व पूछे, कौन कौन से कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। यहाँ से एग्जाम में जो सवाल बनता है वो सवाल ये बनता है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक या तत्व नहीं है। 3 तो इनमें से मिलता है, चौथा मिलता है तापमान, और 3 ज़्यादातर ये वाला मिलता है, धरातलीय स्थिति, मिट्टी की संरचना और वनस्पतिक तत्व। और हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं फंसते हैं। तापमान की तरफ हमारा दिमाग इसलिए थोड़ा राजस्थान में काम करता है क्यों राजस्थान में गर्मी खूब पड़ती है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र भयंकर गर्म रहता है, तो दिमाग कहीं ना कहीं एक्टिव काम करेगा कि राजस्थान में क्या है, गर्मी या तापमान तो जलवायु को प्रभावित करेगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों की वजह से तापमान यहाँ विकसित हो रहा है ना, यहाँ गर्मी बढ़ने का ये सारे कारण है। इधर बात आ रही है समझ में? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में ये 7 कारक हैं, तापमान नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है आपकी? एक तो तापमान नहीं करता है। कभी कभार ऑप्शन में पशुपालन दे देता है। जब पशुपालन देता है तो सबका राइट ही होता है, सबके दिमाग में यही रहता है कि पशुपालन जो है, जलवायु और पशुपालन क्या क्या मेलजोल है। हाँ, राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति के संदर्भ में इसका जरूर रोल है। मरुस्थल उत्पत्ति मैंने शायद बताया होगा। राजस्थान में मरुस्थल उत्पत्ति का कारण क्या है आपके क्या कहते हैं ना, मानवीय क्रियाकलाप और अत्यधिक पशुचारण, ठीक है ना, वहाँ जरूर है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की कर्क रेखा के आसपास है। समुद्र तट से राजस्थान की वैसे ही दूरी है। समुद्र तल से राजस्थान की ऊंचाई भी है। अरावली की लोकेशन प्रभावित करता है। धरातलीय स्थिति है राजस्थान के अलग अलग, बीच में कुछ पठार है, वापस अरावली है, इस तरीके का है। मिट्टी की संरचना है, मरुस्थल के अंदर बलुई मिट्टी है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। वनस्पतिक तत्व, यानी राजस्थान में वनस्पति का अभाव है, वनस्पति है ही नहीं राजस्थान में। तो ये भला हो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का, जिसकी वजह से वनों की स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है। बाकी राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र पूरा वनस्पति अभावहीन है, मतलब वनस्पति से अभाव है भयंकर। आपके जो है वनस्पति है ही नहीं पश्चिमी क्षेत्र में। कैर, बैर, कीकर, थ्वर, फॉग, बड़ा से बड़ा वृक्ष है तो खेजड़ी है। खो का जीवो मजा करो, और कोई वृक्ष ही नहीं है ना। बड़े से बड़ा वृक्ष कौन सा? खेजड़ी है, और कोई दूसरा वृक्ष ही नहीं है उधर, ठीक है ना। तो ये 7 कारक जो जलवायु को क्या करते हैं आपके, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आगे एक लाइन छोड़ के लिखो है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की
जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषता है राजस्थान के अंदर, इसके अंदर ऐसे पॉइंट बना के लिखते रहना, एक एक बिंदु और एक एक पॉइंट समझते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। पहला है भिन्न जलवायु प्रदेश। भिन्न जलवायु प्रदेश पहली विशेषता। भिन्न जलवायु प्रदेश यानी राजस्थान के अंदर जलवायु प्रदेश भिन्न भिन्न है। मौसम विभाग भारत सरकार ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा, जो आगे वर्गीकरण देखेंगे। आपके शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। कॉपेन साहब आए जिन्होंने कहा राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु है। थानवेट आए थे, उन्होंने भी कहा था 4 है, दोनों का अलग अलग है। त्रिवार्ता ने, उसने भी कहा राजस्थान में 4 है। तो अपन कह सकते हैं भिन्न भिन्न तो हो गई ना। तो राजस्थान के अंदर जलवायु प्रदेश क्या है आपकी, भिन्न है, भिन्न जलवायु प्रदेश। दूसरा पॉइंट लिखो, अपर्याप्त साम्यक वर्षा, साम्यक वर्षा, साम्यक वर्षा। अब साम्यक वर्षा का मीनिंग क्या है? साम्यक वर्षा का मीनिंग है राजस्थान में समय पीरियड भी बारिश होती है। हमारे यहाँ पर कितनी भी गर्मी पड़ जाए मार्च अप्रैल मई के अंदर, क्या हम लोग बारिश की उम्मीद करते हैं अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ बारिश होगी? भयंकर लू चलती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन दिमाग में 1% भी नहीं आएगा कि अब बारिश होगी। लेकिन जैसे ही जून का महीना लगता है, 15 जून 20 जून के आसपास का समय आता है, दिमाग गर्ग करना शुरू होता है कि अब बारिश होने वाली है ना, बारिश होने वाली है। जुलाई जाते जाते हमारी जुलाई में बहुत अच्छी उम्मीद रहती है कि राजस्थान में बारिश होगी। अगस्त में भी उम्मीद करते हैं अच्छी बारिश होगी, फसलें अच्छी होगी। सितंबर में जाते जाते उम्मीद और करते हैं कि अपने यहाँ बारिश होगी तो ज़्यादा ज़्यादा बाजरी या फसलें अच्छी हो जाए, एक बारिश हो जाए तो अपने फसल ज़्यादा हो जाए। लेकिन सितंबर का महीना जैसे ही निकलता है, हमारे यहाँ हमारी मन की भावना भी चेंज हो जाएगी कि अक्टूबर में बारिश होगी। अब बारिश की किसी को उम्मीद है क्या सितंबर जाने के बाद में कैसा हमारे यहाँ बारिश होगी? मन में किसी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि यही समय है, वर्षा ऋतु का समय, इसी समय बारिश होगी। और अक्टूबर नवंबर हो भी जाए ना तो फिर भी हम भी बड़बोले बोलेंगे कि बिना सीजन की बारिश हो रही है। जब ज़रूरत थी तब तो वर्षा नहीं, अब बिना ज़रूरत के बरस रहा है। अरे है या नहीं है? तो ऐसा ही है। तो राजस्थान के अंदर वर्षा क्या है आपकी, साम्यक है। साथ ही साथ में अपर्याप्त वर्षा है। सही कह रहा हूं? क्या राजस्थान में जो बारिश होती है पर्याप्त है क्या? अपर्याप्त बारिश है राजस्थान में, ठीक है ना। साथ ही साथ में वर्षा की असमानता है। वर्षा की असमानता। अब राजस्थान के अंदर बारिश की भी असमानता है। क्या राजस्थान में, पूरे राजस्थान में समान रूप से बारिश होती है? नहीं होती है। एक क्षेत्र राजस्थान का जहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, दक्षिणी यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान का पश्चिम यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तरस जाता है कि इधर भी बारिश होगी। हम भी ढूंढते हैं, है ना, मौसम विभाग के इधर हमारे भी डिस्ट्रिक्ट का कहीं नाम दिखे तो कि इधर जोधपुर में बारिश होने वाली है या जैसलमेर में बारिश होगी। अरे होता ही नहीं होता है। बिपरजॉय जब आया था गुजरात के अंदर तबाही मचा रहा था और हम लोग पावनारे इंतजार करें जो बैठे बैठे बाढ़ जाओ, बिपरजॉय कहाँ पहुँचा, है ना। सबके दिमाग बिपरजॉय कहाँ पहुँचा रे, बिपरजॉय कहाँ पहुँचा, सब यही मतलब है ना, यही चल रहा था ना। बड़े खुशी खुशी वेट कर रहे हैं कि इधर भी अपने तूफान आएगा। अरे था या नहीं था, है ना। तो ऐसा ही मामला है। वर्षा की क्या है अपने, असमानता है। साथ ही साथ में वर्षा की अनियमितता भी है। वर्षा की क्या है, अनियमितता। कोई ज़रूरी नहीं है नियमित रूप से बारिश होगी। और सालाना नियमित देखे तो भी नहीं है, इस साल हुई अनियमितता, वर्षा की अनियमितता। तीजो कुरियो न आठो काल, कणी वैन कणी नहीं वह, है ना। फिर आगे बढ़े, वर्षा की अनिश्चितता।
वर्षा की क्या है? अनिश्चितता। कोई निश्चित थोड़ी है कि भाई अपने जोन लगे अपन निश्चित हो गए इस बार बारिश होनी मतलब होनी है ना। बरे नहीं बरे हैं, होवे बारिश और नहीं भी होवे, कोई ज़रूरी है क्या बारिश होगी? तो वर्षा की क्या है? अनिश्चितता है, अनियमितता है, अनिश्चितता है। फिर आपके अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, खंड वृष्टि है। ये तीनों ही वृष्टि राजस्थान में है। अतिवृष्टि है, अनावृष्टि राजस्थान में और खंड वृष्टि भी राजस्थान में। अतिवृष्टि का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा बारिश। कितनी ज़्यादा? अब ज़्यादा कितनी? बाढ़ आ जावे नहीं। और कोई कितनी जरूरत है? 24 घंटे के भीतर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश का होना अतिवृष्टि है। 24 आवर्स में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई, क्या है आपके? आ जाएगी सब नदी नाले उफान पे, एकदम बाढ़ ही बाढ़। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। अनावृष्टि होती नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाए है, फसलें सूख जाए, बारिश होती नहीं है। खंड वृष्टि का मीनिंग क्या होता है? अट वैन अटनी वैन नहीं। और कोई है? ये लास्ट में क्या कर रहे हैं? खंड वृष्टि करवा रहे हैं। क्या होता है खंड वृष्टि में? खंड वृष्टि का मीनिंग होता है जहां पर हमेशा बारिश नहीं होती है। जहां हमेशा बारिश नहीं होती है उस क्षेत्र में अचानक से भयंकर बारिश का होना खंड वृष्टि है। उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे इधर बारिश होगी, वहां पर भयंकर क्या होना? बारिश। उसको क्या बोलते हैं? कवास में 2006 में बाढ़ आई थी। क्या कवास में हमेशा बारिश होती है? लेकिन उस समय हुई तो भयंकर बारिश हुई, है ना। उसको क्या कह सकते हैं अपन? खंड वृष्टि। क्या कहेंगे अपन? खंड वृष्टि। अतिवृष्टि हो गई। ये सारी विशेषता ध्यान रखना, एक एक वर्ड में समझ में आ रहा ना सारा। अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, खंड वृष्टि है। फिर है तापमान की अतिशयता। तापमान की अतिशयता व विविधता। तापमान की अतिशयता व विविधता। ये सवाल एग्जाम में पूछा था, ग्राम सेवक के पेपर में था। और ग्राम सेवक के पेपर में जब ये सवाल पूछा था, राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए, ऐसा सवाल था। उस समय यहाँ पर इन्होंने सी ऑप्शन, जो मुझे ऑप्शन भी याद है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ था। ऑप्शन में ये लिखा था तापमान राजस्थान में, तापमान व वर्षा की अतिशयता व विविधता है। राजस्थान में तापमान व वर्षा की अतिशयता व विविधता है। लाइन सरासर खोटी है। लाइन सरासर क्या है? खोटी इसलिए है, एग्जाम के अंदर एक बार तो इसको राइट किया गया, आपत्ति लगाई, फिर इसको बोनस दिया गया था। ये आपके राजस्थान के अंदर ये कह रहा है तापमान व वर्षा की अतिशयता है। तापमान व वर्षा की अतिशयता व विविधता। ये कह रहा तापमान और वर्षा दोनों की अतिशयता और क्या है? विविधता। तो राजस्थान में तापमान की अतिशयता तो है, राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हैवी लेवल पे जाता है ना, बहुत अच्छे लेवल की गर्मी पड़ती है। और साथ साथ में तापमान की विविधता भी है राजस्थान में, भाई भयंकर गर्मी पड़ती है, साथ साथ में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग तापमान राजस्थान का रहता है। तापमान की विविधता है, तापमान की अतिशयता है, दोनों है। लेकिन वर्षा की विविधता तो राजस्थान में है, वर्षा की विविधता राजस्थान में है, लेकिन वर्षा की अतिशयता राजस्थान में नहीं है। क्या राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश होती है कि हम लोग हाथ खड़े करते हैं? होती है क्या ऐसी बारिश? नहीं होती है ना। तो अतिशयता तो है नहीं। हम ना, हमारे यहाँ तो ऊपर तो एक वर्ड लिख रहे हैं अपन, अपर्याप्त वर्षा लिख रहे हैं ना, अपर्याप्त वर्षा। तो वर्षा की अतिशयता तो संभव ही नहीं है। बात आगे समझ। फिर इसको क्या किया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान में तापमान की अतिशयता और विविधता है। वर्षा की विविधता पूछे तो है, राजस्थान में वर्षा की क्या है? विविधता है, लेकिन वर्षा की अतिशयता राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आगे लिखो। आर्द्रता में अंतर,
ह्यूमिडिटी में डिफरेंस मिलेगा राजस्थान में, आर्द्रता में अंतर, आर्द्रता में अंतर है राजस्थान में। अलग अलग क्षेत्रों की अलग, भाई जिस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, कम होगी उधर कम रहेगी, तो आर्द्रता में भी क्या है आपकी अंतर। ये राजस्थान की क्या है, सारी जलवायु की विशेषता। पहले हम लोगों ने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कितने कारक थे आपके, 7। जलवायु की विशेषता, ये सारी जलवायु की क्या है आपकी विशेषता। अब हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण की तरफ, जिसमें अपन सामान्य वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, थानवे, त्रिवार्ता सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, 5। पहले इसके नाम लिख लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा देख लें, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो सिंपल वर्गीकरण है, दूसरा सवाल पूछना ही बंद कर दिया। 2015-16 से पहले जब कोपेन को नहीं पूछते थे ना, तब किसको पूछते थे, थानवेट को, सॉरी सामान्य वर्गीकरण पूछते थे। और उस समय सवाल ही ऐसे ही बनते थे, राजस्थान की राजधानी क्या है, और उसमें विद्यार्थी जोधपुर ठोक के आता था, है ना, उनके दिमाग में ऐसे ही रहता था। तो सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया आपकी, एक वर्ड है देखना, शुष्क, एक वर्ड है शुष्क, एक वर्ड है आर्द्र। शुष्क जो वर्ड है इससे बन जाएगा अर्ध शुष्क, क्या बनेगा, आर्द्र जो वर्ड है इससे बन जाएगा उपाद्र, आर्द्र। और फिर कौन सा हो गया, हो गए 5। शुष्क, जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क, जलवायु प्रदेश, उपाद्र, जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अतिआर्द्र, हो गए। तो सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 5। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अतिआर्द्र। नाम लिख के लिख लो, फिर बता देता हूं किधर किधर है।
लिख लिया ना सबने? नहीं लिखा तो ये तो ऑटोमेटिक खुद ही बना लो ना। 2 वर्ड से कितने बन गए अपने? 5 हो गया ना सबके। अब देखना, मन की शांति के लिए मैं इनको बता भी देता हूं। अब देखना इधर, ये जो अपने क्या है, राजस्थान है 1 नंबर। देख लेना इधर, फर्स्ट कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटती है, वो शुष्क और अर्धशुष्क को डिवाइडेशन करेगी। यहाँ पर लगभग बारिश, औसत वर्षा जो होती है ना, औसत वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में है। कितनी बारिश होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर। अरावली के पश्चिम में हल्का सा ये पूरा क्षेत्र, ये कितने नंबर हो गया? 2। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बारिश कितनी है आपकी? 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगी आपके? बारिश होगी। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उपाद्र जलवायु प्रदेश। बारिश कितनी होगी यहाँ पर? वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। ये बीच में इधर 4 नंबर। ये कौन सा आपकी? आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा कितनी होगी? 60 से 80 सेंटीमीटर। कितनी बारिश होगी आपकी? 60 से 80। और इधर कौन सा हो गया? 5 नंबर। कौन सा हो गया? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक माउंट आबू इसमें है, थोड़ा ध्यान रखना। ये ओनली फॉर इसका अलग से कौन सा मिलेगा? बाकी लोकेशन वाइज समझ आओगे, मुझे पता है। सिरोही का कौन सा आपकी? माउंट आबू का क्षेत्र। यहाँ वर्षा होगी 80 सेंटीमीटर से अधिक। 80 से इस क्षेत्र फिर 150 हो जाएगी। माउंट आबू में कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है ना, 150 के आसपास। तो ये माउंट आबू 150 से 160 है। तो ये 5 नंबर हो गया। देख लो, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। जैसे जैसे बारिश की मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, वापस इधर से घट रही है। ठीक है, ये जो आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है आपकी? जैसलमेर। प्रतिनिधित्व जिला कौन सा आपकी? जैसलमेर। इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? हमारा जोधपुर। अर्धशुष्क का कौन सा है? जोधपुर। उपाद्र जलवायु प्रदेश का कौन सा है? चित्तौड़, जयपुर। आर्द्र जलवायु प्रदेश, अभी नए डिस्ट्रिक्ट तो बने, अब बारिश होने देना है ना। हाँ, अभी नए बने हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाई माधोपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? झालावाड़। वनस्पति वगैरह साथ में इंक्लूड मत करना, वनस्पति अपन अलग से पढ़ेंगे। ये मत कहना सर इधर कैसी क्या वनस्पति है, क्योंकि हर टॉपिक को ज़्यादा मिक्सअप करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा।
जो टॉपिक पूरा अलग से उसको अपन अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन सब का प्रतिनिधित्व जिला देख लेना, एरिया वाइज लोकेशन पता चल जाएगी, है ना। तो ये आपके इस तरीके से शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 जलवायु प्रदेश हैं। क्लियर सबके। फिर कह रहा हूँ मन की शांति के लिए और सामान्य वर्गीकरण, ये कह रहा सर रेट में पूछा था, बिल्कुल पूछा था, लेकिन कभी कभार होता है ना कि बिल्कुल सिंपल सवाल ही पूछना है तो उस समय पूछ लेता है। बाकी ज़्यादातर संभावना रहती है कॉपेन में से। लगातार 2016 के बाद कॉपेन पूछ रहे हैं। अब कॉपेन पूछा तो थानवेड को पूछ सकते हैं, कॉपेन को तो पूछे ही पूछा, धीरे धीरे थानवेड शुरू हो गए, है ना। अब थानवेड शुरू हो गए तो त्रिवार्ता भी शुरू हो सकता है। तो तीनों का वर्गीकरण हम लोग देख लेंगे। बात आगे समझ में। एक बार इसको लिख लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। पांच नाम लिख लिए, बस जानकारी के लिए बना के छोड़ दो।
लिख लिया सबने? हो गया सबके? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब लिखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। पीछे जितना भी पढ़ा उन सब में सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्लाइमेट में से आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड सवाल उठा रहा है वो सबसे ज़्यादा यहीं से उठा रहा है। पता नहीं क्यों कोपेन कोपेन, हर एग्ज़ाम में कोपेन देखने को मिल जाता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये कोपेन साहब जो थे ना, ये आपके रूस जर्मन निवासी था। रूस और जर्मन, रूस जर्मन वैज्ञानिक था। इसका कोपेन साहब का पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम है इसका? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम है। रूस और जर्मन वैज्ञानिक थे। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण पेश करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो यही था। इससे पहले जलवायु जैसी थी वैसी थी, वर्गीकरण किसी ने नहीं दिया था कि विश्व की जलवायु कैसी है ना, कहाँ पर कैसी वर्गीकरण रहेगा, कैसी वनस्पतियाँ हैं, मतलब किसी प्रकार का वर्गीकरण कुछ भी नहीं था। सबसे पहले वर्गीकरण देने वाला व्यक्ति कौन था? आपकी कोपेन ही था। इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले दिया था 1918 के अंदर। कब दिया था? आपकी सबसे पहला जलवायु वर्गीकरण 1918 के अंदर पेश किया था। फिर इसमें संशोधन करता रहा। लास्ट वर्गीकरण कोपेन ने दिया था 1936 में। कब दिया था? आपकी 1936 में। फिर 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1940 में कोपेन साहब चले जाते हैं। फिर इनका एक शिष्य था जिसका नाम है गीगर पॉल। क्या नाम है उनका? गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी के अंदर, कब? आपकी 1953 ईस्वी के अंदर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर एक नया रूप दिया था जिसका नाम है मतलब इसी को बोलते हैं कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको? कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से इसको पुकारते हैं। किस नाम से? कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से इसको पुकारते हैं। अब देखो कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण, कहीं पर कोपेन लिखा हुआ मिले, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो कहीं इधर उधर दिमाग भटकाना मत। कोपेन का ही वर्गीकरण है, क्योंकि इसने संशोधित किसको किया था? आपके कोपेन को ही संशोधित किया था। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण देने के लिए मूल रूप से वनस्पति को आधार माना था। किसको आधार माना था? आपकी वनस्पति। वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा। किसको ध्यान में रखा? आपकी वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा। तो कई बार ऐसे आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कोपेन ने किसको ध्यान में नहीं रखा था? ऑप्शन में वनस्पति, वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण मिल जाता है। वाष्पीकरण लिया था थानवेट ने।
वाष्पीकरण किसने लिया था? आपकी थानवेट ने। कोपेन ने वनस्पति, इसने कहा जहाँ पर जैसी वनस्पति है उसी के अनुसार वहाँ बारिश होगी और उसी के अनुसार वहाँ टेम्परेचर होगा। ये किसने कहा था? आपकी कोपेन ने कहा था। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये बड़ा प्रसिद्ध वर्गीकरण भी हुआ, बड़ा फेमस वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में अलग अलग अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अपना दिमाग 1% भी मत लगाना। अपना दिमाग लगाया, वर्गीकरण में संशोधन होगा और संशोधन होकर हम कोई नए वैज्ञानिक उभर के आ जाएंगे, है ना, और हमारा कोई नया जलवायु वर्गीकरण और अलग से पेश करना पड़ेगा। बात आगे समझ में? कोपेन का पढ़ रहे हैं, जैसा कोपेन साहब कह के गए वैसा मानना है। कोपेन साहब कहते हैं राजस्थान में बारिश भयंकर होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। कहते हैं वनस्पति है तो है, नहीं है तो नहीं है। अपना नहीं लगाना कि साहब कोपेन साहब ऐसे कैसे कह के चले गए। विवादास्पद 1% भी नहीं है। जैसा कोपेन, कि पढ़ किसका रहे? कोपेन का। तो जैसा कोपेन कह रहा है वैसी बात तो माननी पड़ेगी, है ना। अपना दिमाग लगाएंगे तो कोई नया वर्गीकरण और अलग से आ जाएगा, है ना। कोपेन की जगह और कोई पढ़ना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी ये बीच में कहाँ से टांग फंसाने के लिए आ गया, है ना। जैसे अपन बदवा देते ना, कोपेन पता नहीं कहाँ से पहुँच गया राजस्थान, नया वर्गीकरण दे दिया और हमारे लफड़ा करके चला गया। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो दिया था, इसने अंग्रेजी के 16 शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का प्रयोग किया? 16। अपन सांकेतिक शब्दों अपने शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं, अपन कहते हैं मैं ये वर्ड लिखूंगा इसका मीनिंग ये है। तो जैसा कोपेन कह के गया, कोपेन का ए का मीनिंग है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। बी का मीनिंग है शुष्क क्षेत्र, तो बी का मीनिंग क्या है? तो इस तरीके से उसने वर्ड यूज़ किए। और वर्ड किसके? कोड, सांकेतिक शब्द जिसको कहते हैं। और सांकेतिक शब्दों के तौर पे कितने शब्दों का यूज़ किया? 16। 16 में से राजस्थान के लिए कितने शब्दों का यूज़ किया? 16 में से राजस्थान के कितने शब्दों का प्रयोग किया? 8 शब्दों का प्रयोग किया। और 8 शब्दों का प्रयोग करते हुए राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 4। कितने भागों में बांट के चला गया? 4। BWHW, BSHW, CWG और AW जलवायु प्रदेश। बात आ गई समझ में? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वैसे बहुत आसान है। ये जलवायु वर्गीकरण आसान तब होता है जब इसको अपन थोड़ा सा बेस से समझते हैं। आप इसको रटने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। आप कितना भी रट लेना BWHW, BSHW, CWG, AW, जब तक इन वर्डों का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक नहीं समझ पाओगे। लेकिन एक एक शब्द ये कहना क्या चाह रहा वो बात समझ आए ना तो कोपेन आसान हो जाएगा। जब तक ये कहना क्या चाह रहा अपन उबड़ खाबड़ी उसकी बात को ऊपर से कैचअप कर रहे हैं तब तक अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अंग्रेजी की कोई शब्दावली आती है, अंग्रेजी के वर्ड देखते हैं उसको साइड में कर देते हैं। ये राजस्थान के लोगों की परंपरा रही है ना। अंग्रेजी में वैसे ही बड़े मुश्किल से अपन ऑपरेशन कर करके तो पास हुए। 10th 12th के अंदर बड़े मुश्किल से पासबुक, संजीव पासबुक के पेज छुपा के फाड़ के लेके जाते थे और बड़े मुश्किल से पास हुए। और फिर इधर अंग्रेजी की शब्दावली दिखे तो माथा खराब हो जाता है। होता ही नहीं होता है यार, ये क्या लफड़ा, छोड़ो इसको साइड, नहीं पढ़ना, और एग्जाम में वही दिख जाता है। जबकि है बहुत आसान, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है। अपने तो ABCD तो आती है, तो ABCD है और कुछ है ही नहीं, है ना। ABCD में अलग अलग मीनिंग है। बात आगे समझ में? लिखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। लिखो कोपेन एक रूस जर्मन वैज्ञानिक थे। कोपेन एक रूस में जन्म हुआ था, जर्मन में ज़्यादा अपने व्यतीत रही है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इनका जन्म है, तो इसीलिए कहते हैं रूस जर्मन वैज्ञानिक। जर्मनी में कर्म भूमि रही थी। क्या कोपेन एक रूस जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण जिन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण 1918 में प्रस्तुत किया। जिन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण कब दिया था?
1918 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण कॉपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण 1936 में प्रस्तुत किया। कॉपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण कब दिया था? आपकी 1936 में प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट लिखो, कॉपेन के शिष्य गीगर पॉल ने, ये रहा, कॉपेन के शिष्य गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी में, कॉपेन के शिष्य गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी में कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को कॉपेन के शिष्य गीगर पॉल ने कॉपेन के शिष्य गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी में कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया। इसलिए इसे कॉपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे कॉपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे कॉपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा व तापमान को भी ध्यान में रखा। वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा व तापमान को भी ध्यान में रखा। वर्षा व तापमान को भी ध्यान में रखा। वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा व तापमान को भी ध्यान में रखा। क्लियर सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया।
अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। अब देखो, इसने मूल रूप से 5 शब्द यूज़ किए, है ना, मुख्य जलवायु वर्गीकरण में, और उप जलवायु वर्गीकरण में 11 शब्दों का प्रयोग किया, और टोटल जलवायु के लिए कितने वर्ड हो जाएंगे आपके? 16। सबसे पहले ए शब्द जो लिया, इसका मीनिंग है उष्ण कटिबंधीय है। ए का मीनिंग क्या है आपकी? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया इसने? ए। उसके बाद में इसने बी लिया, बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या हुआ? कोपेन का एक ही है, अन्य नाम है ही नहीं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन पूरा नाम है, अन्य नाम नहीं, पूरा नाम है। बी का मीनिंग शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का मीनिंग है मध्यम अक्षांशीय गर्म जलवायु प्रदेश। मध्यम अक्षांशीय गर्म जलवायु प्रदेश। डी का मीनिंग है हिम जलवायु प्रदेश। ई का मीनिंग है बर्फीली जलवायु प्रदेश। ए, बी, सी, डी और ई। इसने क्या किया? इसने कहा जो ये पृथ्वी, ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में कौन सी 0 डिग्री अक्षांश, इधर चले 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर चलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, 67 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर कौन सा 90 डिग्री नॉर्थ। इसने क्या किया? इसने कहा ये वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य का सीधापन होगा और इस बेल्ट में गर्मी पड़ेगी। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा? ये करेगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, भयंकर क्या पड़ेगी आपकी? गर्मी। तो ये इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया? ये। उसके बाद में कर्क रेखा से लगाकर 67 डिग्री ये वाला क्षेत्र है उत्तरी अक्षांश के बीच, ये दक्षिण में इससे हम चलेगा। इसके लिए कौन सा शब्द लिया इसने? सी। मध्यम अक्षांशीय गर्म जलवायु प्रदेश, ठंड पड़ेगी लेकिन मध्यम अक्षांशीय बर्फ नहीं जमेगी, वो वाला क्षेत्र है। फिर आपके ऊपर वाला जो क्षेत्र है भयंकर आपके बर्फीला क्षेत्र रहेगा, ये आपके रहेगा डी, और ये कौन सा आपकी? ई। ए, सी, डी और ई, ठीक है। फिर इसने कहा बीच में कुछ क्षेत्र ऐसा मिलेगा जहां बारिश कम होगी, उसके लिए उसने एक शब्द यूज किया जिसका नाम है बी। कुछ क्षेत्र ऐसा मिलेगा इस क्षेत्र में, जिसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा आपकी? बी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो ये 5 शब्द हैं, 5 में से राजस्थान के लिए इसने 3 शब्दों का यूज किया, ए, बी और सी। डी और ई का यूज ये राजस्थान के लिए नहीं करेंगे। BWSW में बी आ रहा है, CWG में सी आ रहा है, AW में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो आपके टोटल वर्ड कितने? आपके 5। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा सा डीपली जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए और सी का जो आधार है ना, ए और सी का बेस जो है ना वो है तापमान। ए और सी का आधार क्या है आपकी? तापमान। और बी का आधार पूछ ले, बी का बेस पूछे तो आपकी वर्षा है। ये थोड़ा डीपली पूछे तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मूल आधार क्या? वनस्पति है। लेकिन पूछ ले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए और सी का आधार क्या है, तो क्या है आपके? तापमान। बी का आधार पूछे तो क्या है आपके? वर्षा है। बात आ गई समझ में? ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो इसने ए, सी, डी, ई और बीच में कौन सा किया? बी। बी का आधार क्या? वर्षा की मात्रा के आधार पे। बात आ गई समझ में? तो इसने टोटल 11 शब्द अपन और लिखेंगे, लेकिन पहले इसको छापो फिर आगे देखते हैं। लिखो इनको।
देख लिया सबने? तो कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है अभी तक आज ओनली फॉर 5 शब्द हुए हैं। पहले हम लोग इसके जो जितने भी 16 शब्द है 16 शब्दों की जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कॉपेन इतना आसान है, आप सोचोगे कॉपेन इतना आसान भी है क्या? बात आ गई समझ में? अभी हमारे पास समय कम है, समय कंप्लीट हो रहा है। समय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कॉपेन को पूरा करेंगे, लेकिन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।